अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पॉलिटिकल साइंस में आज तीन फ़िलासफ़र्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स, फिर जॉन लॉक और थर्ड पे जो है रूसो हैं, जे रूसो जिनका कंप्लीट नेम है। ये तीन फ़िलासफ़र्स जो हैं हम उस वक़्त समझ सकते हैं अच्छे से जब ये तीनों वन बाय वन मतलब इकट्ठे ही हम इनको स्टडी करें, पैरेलल इनकी स्टडी जब हम करेंगे, इनका कंपैरिज़न करेंगे तो उस वक़्त हम इनको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम इनको सॉलिटरी वे में या अलग-अलग इन्हें समझने की कोशिश करेंगे तो देन वी विल फेस अ नंबर ऑफ डिफ़िकल्ट थिंग्स व्हिच विल क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज मतलब पहले सेगमेंट में हम जो डिस्कस करेंगे हॉब्स के बारे में इन डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम जॉन लॉक की तरफ आएँगे, फिर रूसो की तरफ आएँगे। तो इनमें जो है कुछ सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं कि इन तीन फिलॉसफर्स में जो सिमिलैरिटी है वो क्या है और इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। इनमें सिमिलैरिटी ये है कि ये तीनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक स्टेट वजूद में आती है। इन तीनों फिलॉसफर्स जो हैं इनकी जो फ़िलॉसफ़ी है वहाँ पे एक स्टेट को क्रिएट किया जाता है। आर्टिफ़िशियल वे में स्टेट को क्रिएट किया जाता है और उसकी बेस क्या होती है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इनमें डिफ़रेंस क्या है? इनमें जो डिफ़रेंस है सबसे जो बुनियादी और जो बेसिक इनमें डिफ़रेंस है, वो ये है कि इनकी जो कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो डिफ़रेंट हैं। इनकी जो एक बेड रॉक है या इनका जो फ़ोकल पॉइंट है, वहाँ पे ये तीनों फ़िलॉसफ़र्स आपस में डिफ़रेंशिएट करते हैं। अदरवाइज़ तीनों एक स्टेट को क्रिएट करते हैं, लेकिन इनकी जो टर्म्स, कंडीशंस हैं, वो डिफ़रेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी वांट टू गो टू लाहौर, तो हम लाहौर जाना चाहते हैं, तो वी कैन टेक डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन टेक कार, वी कैन टेक अ बस, वी कैन ड्राइव थ्रू बाइक। तो इन तीनों ने ही स्टेट को क्रिएट किया, लेकिन इनके जो मीन्स थे या इनके जो टर्म्स थी वो उनमें डिफरेंस है। तो अब हम आगे इनको फर्दर हम देखेंगे कि इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या-क्या थी, इनमें डिफरेंसेस क्या-क्या थे, उनको डिटेल में इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स की। तो जो भी हम फ़िलासफ़र पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें उसकी जो है बायोग्राफ़ी का थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि उसकी बायोग्राफ़ी क्या है, वो कब पैदा हुआ था, उसकी डेथ कब हुई थी और कहाँ पे पैदा हुआ था। और उसका कॉन्टेक्स्ट भी हमें उसका भी थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि उस वक़्त जो एक पर्टिकुलर कंट्री है, उसकी जो कंडीशन है या वहाँ के हालात कैसे थे और उन हालात का उस फ़िलासफ़र के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। देखिए, जो भी एक फ़िलासफ़र होता है, एक माशरे की जो है वो एक क्रिएशन होता है। उसके माशरे का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जिसकी उस इम्पैक्ट के नतीजे में वो डिफरेंट काइंड ऑफ जो है क्रिएटिविटी जो है उसके अंदर जन्म लेती है और वहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िलॉसफ़ीज़ जो हैं वो प्रेज़ेंट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉब्स की। तो हॉब्स जो है 1588 में पैदा होते हैं और 1679 में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये पैदा होते हैं इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड जो है वहाँ पे हम देखते हैं कि इंग्लैंड में क्या कैसी सिचुएशन थी। तो इंग्लैंड के अंदर एनार्की थी। एनार्की एनार्की किसे कहते हैं? एनार्की का मतलब होता है लॉलेसनेस, मतलब ये बदनज़मी एक जो है निज़ाम था, धर्म-भरम था, एनार्की थी। मतलब ये था कि एब्सोल्यूटिज़्म थी, अथॉरिटेरियनिज़्म थी। अब इसके अलावा वहाँ पे ना 2 एक फ़ियर पैदा हुआ था, एक खौफ़ था वहाँ इंग्लैंड के अंदर। अब फ़ियर किस चीज़ से है? फ़ियर में जो सबसे बड़ा था, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आज के दौर में इन कंटेम्परेरी वर्ड्स हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जैसे कि पाकिस्तान को है, कोविड-19 का है, क्लाइमेट चेंज का है, फ्लड्स का है या जो डिफरेंट जो हैं नेचुरल कैलामिटीज़ हैं एज़ वेल एज़ मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक जो कंडीशंस हैं जो इंसान ने क्रिएट किए हैं, जिसके नतीजे में उनके इम्पैक्ट्स हमें आजकल नज़र आ रहे हैं। तो ये इनका फ़ियर एक सोसाइटी में एक साइकोलॉजिकल प्रेज़ेंट है। तो इंग्लैंड में उस वक़्त जो फ़ियर था वो नेचुरल फ़ियर नहीं था, बल्कि एक मैन मेड था। फॉर एग्ज़ाम्पल सिविल वॉर का उन्हें एक सबसे बड़ा फ़ियर था। उसके अलावा सिविल वॉर का मतलब होता है कि उस मुल्क के अंदर ही लोग आपस में जो हैं मुख्तलिफ जो हैं वो धड़े बन जाएँ, मुख्तलिफ पोलराइज़्ड हो जाएँ, वो आपस में टूट जाएँ और आपस में उनमें इख्तिलाफ़ात बढ़ जाएँ। उनके नतीजे में उनमें जो लड़ाई शुरू होती है उसको हम सिविल वॉर कहते हैं। इसके अलावा उन्हें खतरा था स्पेनिश वॉर का। स्पेनिश वॉर जो है, स्पेनिश जो है मतलब है वो उन पे इन्वेड कर सकते थे, उन पे हमला कर सकते थे। तो ये फ़ियर जो था बहुत ज़्यादा था।
अब फ़ियर इंसान को किस चीज़ के लिए होता है कि उसको जो फ़ियर है, उसको सबसे बड़ा फ़ियर ये था कि उसकी फ्रीडम जो है वो कोई ग्रैस्प कर लेगा, उनसे छीन लेगा। दूसरे उनको फ़ियर था कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कोई उनसे ले लेगा, क्योंकि इंसान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम या सबसे बड़ा जो डर होता है इन चीज़ों का होता है कि उसकी जो फ्रीडम है या उसकी जो ज़िंदगी के ऊपर वो फ्रीली वो लाइफ़ गुज़ार रहा है, उस पे कोई कंट्रोल ना कर रहे हैं। उसके अलावा उसको प्रॉपर्टी का डर होता है कि उसकी प्रॉपर्टी को कोई ना छीन ले। तो उस वक़्त जो कंडीशंस थी, तो सिविल वॉर, स्पेनिश वॉर की वज़ह से इन 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है इम्पैक्ट किया जा सकता था या इनको उनसे छीना जा सकता था। तो उस सूरत-ए-हाल में अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि जो हॉब्स थे उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा। उसके अलावा उनके थोड़े-से ना रेडिकल आइडियाज़ थे। रेडिकल आइडियाज़ का मतलब होता है थोड़े-से एक्सट्रीम किस्म के आइडियाज़ थे जो कि ईज़िली माशरे को डाइजेस्ट नहीं होते। बिकॉज़ अगर आप फूल पैराडाइज़ में रह रहे हैं, जहाँ पे अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, वहाँ पे अगर आप कोई अच्छा या एक रेडिकल आइडिया प्रेज़ेंट करते हैं, देन यू लुक लाइक अ फूलिश मैन। तो लोग आपको एक बेवकूफ़ कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। और even some cases they try to make extremist views or try to create extremist tendencies towards that particular person। उसके बारे में उनके जो है थोड़े से जो राय होती है बहुत ही जैसे कि शिद्दत इख्तियार कर जाती है और वो उस पर्टिकुलर फिलोसफर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी हमें हिस्ट्री में बहुत सी मिसालें मिलती हैं। उनमें सोक्रेटिस एक बहुत ही जो है बड़े फिलोसफर थे जिन्हें सुकरात कहते हैं उर्दू में, जिन्हें हेमलॉक दिया गया, ज़हर का प्याला दिया गया। वजह ये थी कि उन्होंने उस वक़्त वो आइडियाज़ प्रेज़ेंट किए जो उन लोगों को समझ नहीं आते थे, लेकिन वो एक बहुत ही जो ब्यूटीफुल आइडियाज़ थे, जो बाद में जो है एक्सप्लोर जब हुए तो तब दुनिया जो है उनको जो है एडमायर करती है, आज भी उनको जो है एक्सेप्ट करती है और तरह-तरह की जो डिफरेंट डोमेन्स हैं वहाँ पे उनको स्टडी किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे हॉब्स की, तो हॉब्स के रेडिकल आइडियाज़ थे। अब रेडिकल आइडियाज़ की वजह से इंग्लैंड में उनके लिए रहना थोड़ा-सा मुश्किल हो गया, तो उन्होंने क्या किया, वो पेरिस चले गए। फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस, वहाँ पे वो सेटल वो हो गए। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। अब हॉब्स की एक स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि माय मदर गिव्स बर्थ ट्विन्स, कि जो मेरी माँ है उसने ट्विन्स को जन्म दिया है, 2 चीज़ों को जन्म दिया है। एक उन्होंने कहा कि वो फ़ियर है, डर है, खौफ़ है। हर इंसान एक खौफ के साथ पैदा होते हैं और दूसरा माई सेल्फ, एक मेरा अपना वजूद है, दूसरा मेरे साथ खौफ है जो जो है मेरे जो है मदर कहती है कि 2 चीज़ इंसान के अंदर जो है उसने उसने जन्म दिया है, उसकी मॉम ने उसको जन्म दिया है। तो ये उनका थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट था। उन्होंने एक जो है बुक लिखी जिसका नाम लिवाइथन है। लेवाइथन को अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें तो लेवाइथन का मतलब होता है द मॉन्स्टर। द मॉन्स्टर होता है इसका मतलब, कोई मॉन्स्टर मतलब लेवाइथन का मतलब कोई जो बहुत ह्यूज और मैग्नानिमस टाइप की जो है एक ह्यूज क्रिएशन हो, उसको हम लेवाइथन कहते हैं। जैसे कि किसी पावरफुल चीज़ को हम इंडिकेट करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके अब बेसिक जो है मेन कंट्रीब्यूशंस की बात कर लेते हैं कि उन्होंने ना सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया कि टू जस्टिफाइज़ द पावर ऑफ किंग। रोसो क्या नाम है, होब्स कहता है कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है या अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना है, देन यू नीड अ पावरफुल पर्सन, अ पावरफुल असेंबली ऑफ लाइन, कि आपको एक पावरफुल कोई अथॉरिटेरियन बंदा चाहिए जो उन सब जो फ़ियर एंड करे, उनको प्रोटेक्ट करे। तो उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी जो है हॉब्स ने। जैसे कि मैंने बात की कि इंग्लैंड में उस वक़्त किंग जो है रूल कर रहा था। अब वहाँ पे फाइट चल रही थी 2, जैसे सिविल वॉर चल रही थी। रिपब्लिक जो हैं पीपल थे या रिपब्लिकन्स थे या दूसरे जो रॉयलिस्ट थे। अब रिपब्लिकन्स और रॉयलिस्ट में फ़र्क ये होता है कि जो रॉयलिस्ट होते हैं वो किंग को सपोर्ट करते हैं और जो रिपब्लिकन्स थे वो पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो एक क्लैश वहाँ पे क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे हम एक हेगेलियन डायलैक्टिक्स देख लेते हैं, जो एक हेगल ने एक थ्योरी दी थी कि एक हर चीज़ का एक थीसिस होता है, तो उसका कोई ना कोई एंटीथीसिस लाज़मी होता है। एंटीथीसिस और थीसिस जब क्लैश करते हैं तो उससे एक सिंथेसिस बनता है। तो अगर हम इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो देन वी कैन ईज़िली डाइजेस्ट दैट आइडिया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो है एक जो चाइल्ड है, एक बच्ची है और उसकी मॉम की जो एक स्टोरी है वो ये है कि
एक जो वो बच्ची है वो अपनी मम्मा के साथ जो है पार्क में या किसी रिक्रिएशनल साइट पे जाती है। वहाँ पे वो क्या देखती है कि आइसक्रीम की जो है वो जो है एक पॉइंट पे वो जाते हैं और आइसक्रीम परचेज़ करने के लिए 2 तरह की आइसक्रीम होती है। एक होती है मिल्क मेड और एक होती है मतलब जो वाटर जो इसमें वाटर का जो है कंटेंट जो ज़्यादा होता है, वो वाटर की जो है अमाउंट वो ज़्यादा होती है। तो जो बच्चे कहते हैं कि मुझे जो है वो पानी से जो बनी हुई है या जो में जिसमें ज़्यादा मिकदार में है वो वाली आइसक्रीम चाहिए। तो उसकी वो अपना थीसिस दे देती है कि वो बच्ची कहती है कि मुझे वो वाटर वाली जो है आइसक्रीम चाहिए। लेकिन उसकी जो मॉम है वो कहती है कि नहीं, आप जो है एक मिल्क वाली आइसक्रीम आप लें, वो अच्छी है। वो अपने आर्गुमेंट्स देती है, वो अपने आर्गुमेंट्स देती है, तो मतलब ये है कि जो बच्ची होती है वो अपना थीसिस देती है और उसकी जो मॉम है वो एंटीथेसिस देती है। वो कहती है कि जो आप अगर मिल्क वाली जो है आइसक्रीम खाएँगे तो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के वो पॉइंट्स देती है और उसको जो है थीसिस को डिनाई करने की कोशिश करती हैं। अल्टीमेटली जो उसकी जो बच्ची होती है, उसके जो उसकी चाइल्ड है, वो कहती है कि मम्मा मुझे जो है वाटर वाली जो आइसक्रीम है वो पसंद है। जब वो अपनी पसंद को उसके अंदर लेके आ जाती है तो वो उसका सेंसेस दे देती है। उसके सामने जो है उसकी मॉम जो है वो बिल्कुल आंसर नहीं कर पाती। उसके जो सामने है उसकी मॉम जो है आंसर नहीं कर पाती, तो मतलब ये कि वो अपने सेंसेस से उसके जो एंटीथेसिस है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो इस तरह मतलब ये है कि एक जो पॉइंट एक माशरे में प्रेज़ेंट है, उसके ऑपोज़िट में जो पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं एंटीथेसिस, और जो पॉइंट है उसके नतीजे में एक जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। तो हम बात कर रहे थे कि हॉब्स जो है उन्होंने जो थ्योरी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टू जस्टिफाई द पावर ऑफ किंग। उन्होंने कहा कि जो है किंग वो बंदा है अगर उसको हम उसकी पावर और अपनी रैशनैलिटी को इस्तेमाल करें और उसकी अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो वेस्ट की जाए, तो वो उनकी जो फ्रीडम है और उनकी प्रॉपर्टी है उसको वो प्रोटेक्ट कर सकता है। अब ना जो है हॉब्स हैं वो ह्यूमन नेचर के बारे में कुछ बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू हॉब्स वो कहता है कि इंसान की नेचर कैसी है। वो कहता है इंसान सेल्फिश है, खुदगर्ज़ है, इंसान ग्रीडी है, इंसान ब्रूटल है। हर तरह की जो नेगेटिविटी है इंसान के अंदर जो है पाई जाती है अकॉर्डिंग टू हॉब्स। वो कहते उनके जो व्यूज़ हैं इंसान के बारे में वो पेसिमिस्ट हैं, वो ऑप्टिमिस्ट नहीं है। इंसान के बारे में बहुत ही नेगेटिव उनका जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा वो बात करते हैं कि जो है स्टेट ऑफ नेचर जो है इंसान जब इस दुनिया में आया, स्टेट मतलब हालत को कहते हैं। एक स्टेट जो है कंट्री की स्टेट होती है वो वाली नहीं, एक स्टेट होती है हालत। स्टेट ऑफ नेचर मतलब ये कि जब इंसान इस दुनिया में आया तो उस वक़्त जो थी क्या हालत थी? उस वक़्त वो कहता है कि इंसान ना बिल्कुल एटाविज़्म की हालत में था। एटाविस्ट उस चीज़ को कहते हैं जो जानवरों की तरह जो चीज़ हो, उसको एटाविस्ट कहते हैं। मतलब ये था कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, तमाम लोगों की आपस में कोई ना कोई लड़ाइयाँ थी, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला था। मतलब जो लाक़ानूनियत थी, लॉलेसनेस थी, लड़ाई झगड़े थे आपस में। वहाँ पे फिर लोगों जो है इससे जब उकता गए, जब बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ गए तो लोगों ने सोचा, लोग इकट्ठे हुए कि कोई इस तरह का सॉल्यूशन हो कि हम इस तरह की जो है ये मुसीबत है लड़ाई झगड़े से इसी तरह निकल आएँ। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एक जो है मुआहिदा कर लें, एक मशर्ती मुआहिदा कर लें, जो जिससे एक जो है हम एक बंदे को या एक असेंबली ऑफ लाइन को पावरफुल कर दें, जो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि वी सरेंडर ऑल आवर राइट्स टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, हम इस बंदे को जो है अपने तमाम राइट्स को सरेंडर करते हैं। फिर क्या हुआ, उससे जो किंग था वो पावरफुल बन गया। उसके नतीजे में जो एक किंग जो है वजूद में आया, वो अथॉरिटेरियनिज़्म को जो है उसमें उसकी क्रिएशन हो गई। जो अथॉरिटी थी वो सारी जो है किंग के अंदर जो है वो वेस्ट कर दी गई और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो किंग है वो जो ऑल पावरफुल है उनकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करेगा, उनकी जो है प्रॉपर्टी को भी वो प्रोटेक्ट करेगा। उसके नतीजे में जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके नतीजे में स्टेट वजूद में आती है। देखें, जब तक जो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर नहीं होता तब तक कोई स्टेट वजूद में नहीं आती। मतलब ये कि जहाँ पे हर एक इक्वल हो, कोई भी मतलब पावरफुल ना हो, ना ही कोई एक एक पावरफुल पोजीशन में और ना ही कोई सबऑर्डिनेट हो, तो वहाँ पे कोई स्टेट तश्कील जो है होना मतलब एक वेग सा कंसेप्ट लगता है, एक जो है मुबहिम सा कंसेप्ट लगता है। तो जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एक बंदा जो है एक असेंबली ऑफ लाइन जो है वो पावरफुल हो जाती है और बाकी जो है उसके सबऑर्डिनेट हो जाते हैं। जब ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है, एक पावर की तक़सीम होती है, तो उससे जो है एक स्टेट वजूद में आती है।
अब हम देख लेते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होब्स ने दिया था, उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं, कुछ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ ट्रेड्स हैं, तो वो कौन-कौन सी जो हैं उसकी ट्रेड्स हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो जो स्टेट जो है स्टेट क्या होती है? स्टेट जो होती है उसके 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। स्टेट तब वजूद में आती है जब उसके पास लैंड हो, लैंड उसके अलावा उसकी पॉपुलेशन हो, इसके अलावा उसकी सोवरेनिटी हो, जो है उसकी जो है मतलब बाउंड्रीज़ जो हैं वो हो, सारा कुछ ये 3-4 चीज़ें जब मिलती हैं, तो उससे एक स्टेट वजूद में आती है। अगर ये चीज़ें ना हो तो स्टेट का जो है वजूद पॉसिबल नहीं है। अब हुआ ये कि जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो उससे एक स्टेट वजूद में आई। तो अब सवाल ये आता है कि जो स्टेट है क्या ये मैन मेड है या क्या थी, ये नेचुरल थी? तो हमें पता चलता है कि जो स्टेट वजूद में आई थी ये मैन मेड है। इंसान ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद एक स्टेट वजूद में आई। अब अगला पॉइंट है कि ये जो उन्होंने मुआहिदा किया था कि ये रिवोकेबल है या इर्रिवोकेबल है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रिवोकेबल क्या होता है। रिवोकेबल का मतलब होता है कि आपने कोई मुआहिदा किया, अगर वो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं अगर उस बंदे ने पूरी नहीं की तो आप उस मुआहिदे को तोड़ सकते हैं। उसको रिवोकेशन कहते हैं या रिवोकेबल जो है वो मुआहिदा होता है। लेकिन इर्रिवोकेबल हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो है हॉब्स के मुताबिक जो लोगों ने अपने राइट्स को सरेंडर किया तो वो किंग ने उन्हें नहीं कहा कि किंग या जो असेंबली ऑफ पीपल है उसने नहीं कहा कि मुझे आके अपने राइट्स को सरेंडर करो, बल्कि वो लोगों ने खुद अपने राइट्स को उसके जो है उसको दे दिए, सरेंडर कर दिए। तो उससे एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया कि ये जो है ये फियर है या जो उनकी लाइफ है या प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट करेगा। अब किंग की मर्जी है कि उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे या ना करे, क्योंकि उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो डिफाइन नहीं की गई। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मुआहिदा उन्होंने किया था वो इर्रिवोकेबल है। फॉर एग्जांपल अगर वो उनकी लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं भी कर रहा तो मुआहिदा रहेगा, वो टूटेगा नहीं, क्योंकि इस तरह की कोई उसने जो है एग्रीमेंट नहीं किया कि अगर ये टर्म्स एंड कंडीशन वो पूरी नहीं करता था तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वो टूट जाएगा। इसके अलावा एक अनकंडीशनल ये सरेंडर था। कंडीशनल और अनकंडीशनल का मतलब ये होता है, कंडीशनल मतलब आप किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल आप जॉब लेने जाते हो किसी कंपनी में, तो आप बॉस को कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन कंडीशंस पे आप काम करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सैलरी आप इतनी दोगे, ड्यूरेशन जो है 8 आवर्स या 10 आवर्स जो भी है, 6 आवर्स है, वो आप ये ड्यूरेशन होगा, मेरे कुछ राइट्स हैं, मुझे कुछ वेकेशंस चाहिए। आप उस पे कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। जब वो कंडीशंस पूरी जब तक करता रहता है, आपका मुआहिदा उसके साथ रहता है, आपका उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है और आप उसकी जॉब करते रहते हो। लेकिन अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक जॉब लेने जाते हो और उसकी कोई कंडीशंस नहीं है, अनकंडीशनली उसे सरेंडर कर देते हो कि बॉस की मर्ज़ी है, कोई जितना मर्ज़ी चाहे उससे टाइम जो है वो कंज़्यूम उससे वर्क ले और जितनी चाहे वो उसको वेकेशन दे या ना दे। तो अब जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट तो उसके साथ नहीं हुआ, मतलब ये है कि उसने अपना अनकंडीशनल सरेंडर उस बंदे को कर दिया है। तो अब जो सेलिएंट फीचर्स में जो है हॉब्स के मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अनकंडीशनल था, इर्रिवोकेबल था और जो स्टेट थी वो आर्टिफ़िशियल थी। अगर हम हॉब्स की सारी थ्योरी को हम 4-5 पॉइंट्स में या क्रिस्प पॉइंट्स बनाया तो इस तरह समराइज़ कर सकते हैं कि जो हॉब्स थे वो 1588 में पैदा होते हैं और 1679 में इनकी डेथ हो जाती है और इंग्लैंड में पैदा होते हैं। इंग्लैंड में जो एक फ़ियर था, एक खौफ फैला होता है सिविल वॉर का और स्पेनिश वॉर का। तो उसमें जो है फ़ियर को एंड करने के लिए जो है अकॉर्डिंग टू हॉब्स वो कहता है कि एक किंग होना चाहिए, एक एब्सोल्यूटिस्ट पावर होनी चाहिए, लेकिन वो किंग डिवाइन जो है डिवाइन बेसिस पे नहीं होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल पहले समझ आता था कि अ किंग इज़ अ शैडो ऑफ गॉड, कि जो एक किंग है वो खुदा का साया है और मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वर्डिक्ट्स या जिनको हम फतवे उर्दू में कहते हैं उनको दे के उनकी पावर को जस्टिफाई कर दिया जाता था और कह दिया जाता था फॉर एग्जांपल यू डिसोबे, इफ़ यू डिसोबे द किंग देन यू आर डिसोबेइंग द गॉड। तो अगर आप किंग को डिसोबे कर रहे हो तो मतलब ये कि जो आपने गॉड को आप उसकी नाफरमानी कर रहे हो। उसको जो किंग था चाहे जितनी मर्जी ब्रुटैलिटीज़ करे, जुल्म करे, उसको जस्टिफाई कर दिया जाता था थ्रू डिफरेंट रिलीजियस डिक्रीज या मुख्तलिफ किस्म के फतवे, या उस वक्त जो क्रिश्चियनिटी थी वो मुख्तलिफ किस्म की जो है आर्गूमेंट्स दे के उसको जस्टिफाई कर देता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू हॉब्स ने कहा कि किंग के पास पावर हो, लेकिन इस बुनियाद में नहीं कि वो डिवाइन बेसिस पे हो बल्कि रैशनैलिटी के बेसिस पे हो, उसको जो है वो पावरफुल बनाया जाए। हमने उसके बाद हमने बात की कि उसके कुछ रेडिकल आइडियाज़ थे, क्योंकि उसके रेडिकल आइडियाज़ थे देन दैट दीज़ आइडियाज़ वर नॉट एक्सेप्टेबल बाय द पीपल ऑफ दैट एज। तो वो जो लोग थे उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे जो इंग्लैंड में रहते थे। देन ही थॉट दैट ही शुड मूव टुवर्ड्स पेरिस। तो वो पेरिस चले गए और वहाँ पे अपनी जो राइटिंग और जो है थिंकिंग या जो भी थी उनकी जो रीडिंग थी वो अपनी स्टार्ट की और उन्होंने एक जो बुक लिखी लिवाइथन द मॉन्स्टर, जो उन्होंने वो लिखी, एक जो कॉन्सेप्ट था उसमें उन्होंने
बताया कि अकॉर्डिंग टू हॉब्स के हर मदर गिव्स बर्थ टू ट्विंस। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि एक फियर ऑफ माई सेल्फ, उसने कहा कि मेरी माँ ने दो चीज़ों को जन्म दिया है। एक खौफ, हर इंसान जब पैदा होता है उस अपने एक साथ कोई ना कोई खौफ लेके आता है, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, फ्रीडम का, प्रॉपर्टी का, सम काइंड ऑफ फियर्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर पर्सन, और उस बंदे के साथ वो चीज़ें आती हैं। अब वो कहता है कि फियर को एंड कैसे कौन करेगा? वो कहता है फियर को एंड करेगा लिवाइथन, द मॉन्स्टर। मॉन्स्टर से मुराद है कि वहाँ का जो किंग है उसके पास इतनी ज़्यादा पावर, आप इन्वेस्ट कर दो, वेस्ट कर दो, और वो क्या करेगा? आपकी प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करेगा और आपकी जो फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद उसने कुछ चीज़ें बताई कि इंसान की ह्यूमन नेचर के बारे में उसने बताया कि ह्यूमन नेचर कैसी है। वो कहता है कि इंसान कैसा है? सेल्फिश है, खुदगर्ज़ है, ग्रीडी है, ब्रूटल है, ज़ालिम है। अकॉर्डिंग टू Hobbes, he had a pessimistic views about human being। वो इंसानों को जो है नेगेटिव वे में देखता है। इसके अलावा वो कहता है जब स्टेट ऑफ नेचर थी, जब इंसान इस दुनिया में आया था तो माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी, एटाविज़्म था। एटाविज़्म एक टर्म इस्तेमाल होती है एंथ्रोपोलॉजी में। एटाविज़्म का मतलब होता है जिसमें एक इंसान जो है एक वाइल्ड एनिमल्स की तरह जो है मुशाबहत रखना शुरू कर देता है और उसकी तरह उसका बिहेवियर शो होना शुरू हो जाता है, उसको हम एटाविज़्म कहते हैं। इसके अलावा वो उसने कुछ उसकी स्टेट की कुछ जो है मतलब जो उसकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की कुछ जो है पॉइंट्स हैं, क्लियर फीचर्स हैं, उसमें ये था कि स्टेट जो थी मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, और जो सरेंडर था इरिवोकेबल है और अनकंडीशनल सरेंडर था। सो ये हमने जो 3 फिलोसफर्स में से एक फिलोसफर को आज डिस्कस किया है, बाकी जो है इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे। अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो लॉक के रिलेटेड होगा, और जो थर्ड हमारा जो सेगमेंट होगा वो रूसो के रिलेटेड होगा। थैंक यू। हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले हमने जे रूसो का जो है मतलब जो हॉब्स है, थॉमस हॉब्स, उनका हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टडी किया। उसके बाद हमने कहा कि हमने इन 3 फिलोसफर्स को साथ लेके चलना है। तो अब जॉन लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे और उसके बाद हम रूसो का देखेंगे, और हम फिर जब इन तीनों को स्टडी कर लेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि एक एनालिसिस बिल्ड कर सकें, एक आर्टिकुलेशन हमारी हो जाए कि हम इन तीनों को जो है इन डेप्थ समझ सकें। तब हमें जो है इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक वो पर्सन है जिन्होंने बुनियाद रखी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। तो इन्हें फादर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो फादर है जॉन लॉक को कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से भी पहले हमें यह पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं। तो जैसे कि अब्राहम लिंकन की जो एक डेफिनेशन है सिंपल टर्म्स में, अगर हम कहें तो कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पे जो आप रिस्पॉन्सिबल होते हो, पीपल को, लोगों को आप जवाबदेह होते हो। अब 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है उसमें आप डायरेक्टली कम्युनिटी को जवाबदेह होते हो, जो लोग होते हैं उनको आप जवाबदेह होते हो। जबकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो चूज़ करते हैं और वहाँ पे हम पार्लियामेंट में बिठाते हैं। तो पार्लियामेंट के सामने जो होता है वो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो एग्जेक्टिव होते हैं, जो कोई रोल प्ले कर रहा होता है कंट्री में या गवर्नमेंट में, वो उन पार्लियामेंट के सामने वो जवाबदेह होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पार्लियामेंट में एमपीएस हैं या एमएनएज हैं, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली और मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। तो उन लोगों के सामने जो है वो एग्जेक्टिव जो है वो जवाबदेह होते हैं। इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि जो लोग होते हैं वो उन अपने नुमाइंदों को चूज़ करते हैं और जो है जो पार्लियामेंट में उन्हें बिठाते हैं, और पार्लियामेंट में जो होते हैं एग्जेक्टिव्स उन्हें जवाबदेह होते हैं। तो हम जॉन लॉक की तरफ वापस आते हैं। तो जॉन लॉक जो थे 1632 में ये पैदा हुए इंग्लैंड के अंदर, और 1704 में इनकी डेथ हो जाती है। अब इंग्लैंड में जो है इनकी जो पैदाइश होती है, तो इनके जो फादर हैं वो अटर्नी जनरल होते हैं। मतलब अटर्नी होते हैं फॉर लाइक वो एक लॉयर की तरह होते हैं, मतलब एक वकील की तरह जिन्हें कहते हैं। तो वो एक वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करते हैं जॉन लॉक, और वो अपनी जो डिग्री उनकी है वो मेडिसिन में होती है, ऑक्सफोर्ड से वो करते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं। इसके अलावा इनके एक दोस्त हैं जिनका नाम एशले कूपर है। ये एशले कूपर ये इसके पीछे एक शॉर्ट सी स्टोरी है कि एशले कूपर जो है इनका दोस्त कैसे बनता है।
एशली कूपर एक्चुअली जो होता है जॉन लॉक का पेशेंट होता है और वहीं से इनकी जो है वो फ्रेंडशिप हो जाती है आपस में। तो एशली कूपर वो बंदा है जिसने विक्स पार्टी की जो है फाउंडेशन रखी थी। विक्स पार्टी का जो फाउंडर है एशली कूपर है और इनकी जो फेमस जो बुक है या इनकी जो राइटिंग है उसका नाम है अर्ल ऑफ शाफ्ट्सबरी या शाफ्ट्सबरी भी इसे कहते हैं। तो ये इनकी जो राइटिंग है, तो वहाँ पे ये जो एशले कूपर होता है रिपब्लिक जो रिपब्लिकनिज्म है या जो रिपब्लिकन पार्टी है उसको सपोर्ट करने वाला होता है एशले कूपर। और जिसके पेरेंट्स होते हैं जॉन लॉक के, वो भी जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो रिपब्लिकन्स को वो सपोर्ट करते हैं, वो मोनार्की के खिलाफ होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो उस इन्वायरमेंट में पैदा होता है तो वो एक रिपब्लिकन की शक्ल में जो है दुनिया के सामने आता है जॉन लॉक। और जो उसकी दो फेमस बुक्स हैं उनमें से एक बुक का नाम है फ्रैगमेंट्स इन गवर्नमेंट और दूसरी बुक का नाम है ट्रीटाइज इन गवर्नमेंट। तो ये उनके दो जो हैं बुक्स हैं और ये अपने थ्योरी में या जो अपना ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं इसमें वो पार्लियामेंट की पावर्स को जो है वो एक्सप्लेन करते हुए हमें नज़र आते हैं। अब हम इनकी थ्योरी की तरफ जाने से पहले हम कॉन्टेक्स्ट की तरफ आते हैं। जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट का आइडिया होना चाहिए, उसके कॉन्टेक्स्ट का आइडिया होना चाहिए कि उस वक्त जो था सिचुएशन क्या थी, हालात क्या थे, मतलब इन सोशल कंडीशंस क्या प्रिवेल कर रही थी। तो जब ये जॉन लॉक जो था वो ग्रूम कर रहा था, इसकी डेवलपमेंट हो रही थी या इसकी ग्रोथ हो रही थी, तो इंग्लैंड के अंदर जो है मोनार्की का जो है जवाल हो रहा था। मोनार्की का मतलब होता है जिसमें वन मैन शो होता है कि मतलब एक बंदा रूल करता है। तो मोनार्की को लोग जो है वो उस उनसे इरिटेट हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता मोनार्की ख़त्म हो रही थी और पीसफुल ट्रांजिशन हो रही थी टूवर्ड्स पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की तरफ जो है वो ट्रांजिशन हो रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जब जॉन लॉक पैदा होता है तो उस वक्त अमन की हालत होती है, पीस होता है, स्टेबिलिटी होती है। तो जब वो पीस और स्टेबिलिटी को उस दौर में देखता है तो वो फिर ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन करता है। वो फिर क्या करता है, स्टेट ऑफ नेचर को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करता है। तो हमने हॉब्स का पढ़ा, तो हॉब्स जो था बहुत ही जो है डिस्ट्रक्टिव किस्म और डिवास्टेटिंग कंडीशंस में पैदा होता है। ड्यू टू दिस उसकी मेंटालिटी बन जाती है कि जो इंसान की नेचर होती है वो ब्रूटल होता है, नेगेटिव होता है या हर तरह की ग्रीड उसमें पाया जाता है। तो जो भी वो पेसिमिस्ट था ह्यूमन बींग्स के रिलेटेड। तो अब जॉन लॉक में और हॉब्स में क्या फ़र्क है? जॉन लॉक कहता है कि इंसान जो है वो रैशनल होता है। इंसान जो है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर सकता है। उसे पता होता है कि किस चीज़ में उसे रिवॉर्ड मिलेगा और किस चीज़ में उसे पनिशमेंट मिल सकती है। तो पेन एंड प्लेयर का उसे पता होता है किस चीज़ में उसका गेन है और किस चीज़ में उसका जो है उसका लॉस है। इसके अलावा वो बात करता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत अच्छी है, वो कोऑपरेटिव है, वो लविंग है, वो जो है हर तरह की जो अच्छाइयाँ हैं वो जॉन लॉक कहता है कि इंसान के नेचर के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है जॉन लॉक जो है ह्यूमन नेचर को एक ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखता है, जबकि जो हमें हॉब्स हमने देखा तो वो नेगेटिव और पेसिमिस्टिक व्यू उसका ह्यूमन नेचर के बारे में हमें नज़र आता है। तो जॉन लॉक है वो ऑप्टिमिस्टिक है ह्यूमन नेचर के बारे में। दूसरी चीज़ वो कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है वो हालत जब इस दुनिया में पहले इंसान ने इस दुनिया में कदम रखा। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स हॉब्स ने हमें हमें पता है, हमने पिछली थ्योरी में स्टडी किया है कि उसने कहा था जब इंसान इस दुनिया में आया तो वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी, सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे थे। मतलब ये था कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस तरह की सिचुएशन थी। तो स्टिक एंड कैरेट्स का दौर था। लेकिन जब वो जॉन लॉक कहता है कि ऐसा नहीं था, जब इंसान इस दुनिया में आया स्टेट ऑफ नेचर की हालत ये थी कि इंसान पुरअमन था, पीसफुल इन्वायरमेंट था, कोऑपरेटिव थे लोग और लोग मिलजुल के रहते थे। अब जो है इसका बिल्कुल 180 के एंगल पे वो एक्सप्लेन करता है जॉन लॉक। अब सवाल ये आता है कि अगर उस वक्त इतना पीसफुल कंडीशंस थी, इतनी इतनी मज़ेदार जो सिचुएशन थी, कोऑपरेटिव थे लोग, देन व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोग तो पीसफुली रह रहे थे। अब उसके बारे में वो बताते हैं कि उस वक्त सोसाइटीज़ थी जब उसकी पॉपुलेशन कम हुआ करती थी, जब एंशिएंट पीपल थे, जब लोग जो आए इस दुनिया में कम लोग रहा करते थे, तो रिसोर्सेज ज़्यादा हुआ करती थी, लोग कम हुआ करते थे। तो देन देयर वाज़ नो कंपटीशन अमंग देम। बट जैसे-जैसे जो है उनके पॉपुलेशन इंक्रीज़ करते गए, उनमें कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ करता गया। जब कंपटीशन इंक्रीज़ करता गया तो उनमें जो है लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। देन देयर वाज़ अ नीड ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डील विद देम। तो उस वक़्त जो एक हमें इदारे की ज़रूरत हुई जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे।
वो जो सोसाइटी थी, अब उसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो प्री पॉलिटिकल सोसाइटी थी, मतलब कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती थी। अब ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से क्या मुराद है? जिसमें वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, कि मतलब ये है किसी के पास पावर ज़्यादा हो, किसी के पास कम हो, कुछ जो है ऑनर की रोल प्ले कर रहे हो, कुछ सब ऑर्डिनेट्स का रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि जो ऑनर है या जो हेड है उसकी बात मानेंगे जो सब ऑर्डिनेट्स होंगे। अभी हमने बात की कि जो एंशियंट पीपल थे, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, को ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करते थे, बिकॉज दे थिंक ऑल पीपल इक्वल, ऑल पीपल आर इक्वल। तो वो सोसाइटी जो थी उसमें नॉर्म्स वैल्यूज एक्स्ट्रा तो पाई जाती थी। इसका मतलब है कि वो प्री सोशल नहीं थी, वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि लोग आपस में कोऑपरेट कर रहे थे कुछ बुनियादों पे, कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे, लेकिन वो प्री पोलिटिकल थी, मतलब वहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी जो उनके मामलात को डील करे। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने सोचा कि हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो जिसमें हम कोई चीज़ इस तरह की हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो हमारे मामलात को वो डील करेगी, और हमें जो क्योस या एक अनस्टेबिलिटी या नॉर्म या लॉलेसनेस एग्जिस्ट करती है वो उनको सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। अब जो है वहाँ पे अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक जो पहला एक फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वहाँ के लोग, वो कहते हैं कि हम तमाम वी सरेंडर ऑल ओवर राइट्स टू द कम्युनिटी। वो कहते हैं कि हम अपने तमाम राइट्स हैं कम्युनिटी को एज अ होल, तमाम लोगों को जो है, हर बंदा तमाम लोगों को अपने जो है राइट्स को सरेंडर करता है, और इसी तरह जो लोग हैं वो उस बंदे को जो है वो आपस में जो है वो सरेंडर कर देते हैं। मतलब ये कि जो एज अ होल जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी को सोवरन बना देता है। सोवरन क्या होता है? सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी का मतलब होता है देयर इज नो अबव अ सोवरेन। एक सोवरेन के ऊपर कोई भी जो है एग्जिस्ट नहीं करता, जो सारी पावर्स होती हैं सोवरेन के हाथ में होती हैं। तो उन्होंने क्या किया? कम्युनिटी को सोवरेन बना दिया। अच्छा, तो कम्युनिटी जो थी वो प्रॉब्लम ये थी कि कम्युनिटी जो है एज अ होल बहुत लार्ज थी, बहुत ज़्यादा लोग इसमें एग्जिस्ट करते थे, और वो बिजी भी काफ़ी ज़्यादा थी, मतलब अपने काम में हर कोई मशगूल था, जिसकी वजह से इस तरह का जो उनको विएबल जो सोल्यूशन है उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। मतलब जो है उन्हें कोई सोल्यूशन ओरिएंटेशन नज़र नहीं आ रही थी जो उनके मामलात को जो है वो सॉल्व करे। अब उन्होंने सोचा कि हम जो हैं एक कम्युनिटी को जो है अपने लॉ जो है राइट्स को सरेंडर करने के बजाय हमें अपने राइट्स को कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को, कुछ नुमाइंदों को हमें सरेंडर करने चाहिए जो स्पेसिफिकली जो है लोग उन्हें इलेक्ट करें, और जो इलेक्शन के बाद या इलेक्ट होने के बाद जो लोग आए, मतलब एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में, वो हमारे मामलात को सॉर्ट आउट करें। तो उन्होंने दो कॉन्ट्रैक्ट किए। पहला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उन्होंने कम्युनिटी को सरेंडर कर दिया राइट्स, और सेकंड कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने राइट्स को सरेंडर कर दिया। अब एक पॉइंट जो है जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ये जो उन्होंने राइट्स अपने सरेंडर किए, चाहे उन्होंने कम्युनिटी को सरेंडर किए या चाहे उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स को सरेंडर किए, लेकिन कुछ कंडीशनैलिटीज़ के ऊपर जो है उन्होंने राइट्स जो हैं सरेंडर किए, कि जो भी सोवरेन बनेगा, चाहे वो कम्युनिटी बने, चाहे वो एक रिप्रेजेंटेटिव बने, वो उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, उनकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करें, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें। तो 3 कंडीशंस हैं। अगर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी इज़ प्रिजर्विंग देयर लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, देन इट्स गुड, वो अपना काम करेगी। लेकिन इफ़ इट इज़ वायलेटिंग, इफ़ इट इज़ नॉट डूइंग इट्स जॉब, देन उसको रिवोक कर दिया जाएगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसकी सॉवरेनिटी को नहीं माना जाएगा। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव से भी ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो लोगों की लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो इसको प्रोटेक्ट नहीं करते तो वो इसको रिवोक किया जा सकता है। अब ये पॉइंट हमें जो है हमें एक जो चीज़ हमें सामने नज़र आती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब हमें एक कांसेप्ट मिलता है कि जो उनका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, उसके नतीजे में स्टेट वजूद में आई। क्यों स्टेट वजूद में आई? क्योंकि लोगों ने लोगों को जो है राइट्स को जो है वो सरेंडर कर दिए, अपने जो है एज अ होल कम्युनिटी को राइट्स सरेंडर कर दिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल में हमें नज़र आता है। तो ये इससे जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो बन जाती है, लेकिन इससे जो है एक गवर्नमेंट नहीं बनती जो उनके जो अफेयर्स को हैंडल कर सके। तो इससे स्टेट वजूद में आ जाती है, बिकॉज पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड because of first contract of John Locke, and after the second contract representatives बन जाते हैं। The representatives are capable to do the three things like the protection of life, liberty and property। जब वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं then they are doing the governmental job। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वजूद में आ जाती है। तो इसका मतलब है कि इससे हमें ये कंसेप्ट सामने आता है कि जॉन लॉक के फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट वजूद में आती है, और जॉन लॉक के सेकंड कंसेप्ट के नतीजे में, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में गवर्नमेंट वजूद में आती है।
अब जो ये तो हमने उसका देख लिया कि जॉन लॉक के क्या कॉन्ट्रैक्ट्स थे, क्या उन्होंने थ्योरी दी। अब इसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं कि सोसाइटी के ऊपर या जो आज के मॉडर्न दौर में हमें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नज़र आती है बिकॉज ऑफ जॉन लॉक। जॉन लॉक के मरून मिन्नत है। तो इसलिए हम जॉन लॉक को फादर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, इसे फादर ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। अब इम्प्लीकेशंस देखते हैं कि सोसाइटी के ऊपर जो है या आज के दौर के ऊपर या जिस दौर में जॉन लॉक रह रहा था उस दौर में जॉन लॉक की जो थ्योरी थी उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहली बात, उसके कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट वजूद में आती है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट वजूद में आती है, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में गवर्नमेंट वजूद में आती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो सोशल थ्योरी है या इसके जो आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ गवर्नमेंट और आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट देन देयर वाज अ कंसेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का कंसेप्ट हमें सामने नजर आता है। सोवरेनिटी क्या होती है? सोवरेनिटी एज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि सोवरेनिटी का मतलब होता है नो वन इज अबव इट हिम और अ कम्युनिटी एज अ होल। सोवरन जो होता है उसके जो वर्ड्स होते हैं वो लॉ होते हैं। इसके अलावा हम इसकी इम्प्लीकेशन देखते हैं कि जिस तरह हॉब्स था उसने तो अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया था राइट्स का, लेकिन जो जॉन लॉक है उसने कंडीशनल सरेंडर की बात की। इसका मतलब यह है जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो रिवोकेबल है। अगर वो तीन कंडीशनैलिटीज, चाहे वो कम्युनिटी है या रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर वो उनको नहीं पूरा कर रहे, अगर उनको वो नहीं पूरा कर रहे तो उसमें क्या है कि वो रिवोक कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट, इन दो कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवोक किया जा सकता है। अगर उनकी लाइफ को, लिबर्टी को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे रिप्रेजेंटेटिव्स तो देन दे विल बी वैनिश्ड आउट। फॉर एग्जांपल आज के दौर में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की शक्ल में पाकिस्तान में एक जो है जैसे एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी पाई जाती है, उस शक्ल में हमें नजर आता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उसके खिलाफ आ जाता है। या इसमें हम अमेरिका में इम्पीचमेंट देखते हैं, लाइक डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो है इम्पीचमेंट आ गई जब कैपिटल हिल के ऊपर जो है लोगों ने जो है क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। तो इस इम्पीचमेंट वगैरह के केसेस सामने आए या नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो हमें नजर आता है कि उसको रिवोक किया जा सकता है। इसके अलावा अब इसके नतीजे में जो स्टेट वजूद में आती है वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती बल्कि लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया और लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट वजूद में आया, लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में गवर्नमेंट वजूद में आए। तो इसका मतलब है कि एक आर्टिफिशियल स्टेट बनी या आर्टिफिशियल गवर्नमेंट बनी। इसके अलावा ये बायलैटरल है। बायलैटरल का मतलब है कि उस बंदे की भी कुछ कंडीशंस है और आपकी भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप किसी के साथ मुआहदा कर रहे हो तो वो किसी कंडीशंस के ऊपर, इवन कि जैसे कि आप लोन लेते हो किसी से तो वो आपके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर लागू करते हैं और आप कुछ जो है उससे डिमांड करते हो, आप भी कुछ जो है डिमांड्स करते हो, आप कंडीशंस रखते हो। इसका मतलब है कि दोनों तरफ से जो है बात की जाती है। तो इसका मतलब ये बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेटिव्स और लोगों के दरमियान बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट से कि वो सारे राइट्स को उस बंदे की या उस कम्युनिटी की जो है हैंड ओवर कर रहे हैं, जो उसकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो तीन काम ये नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो अल्टीमेटली जो मुआहिदा हुआ या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो रिवोक हो जाएगा। इसके अलावा हमें नजर आता है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है इसके जरिए वजूद में आती है। तो ये तो सारे जॉन लॉक के जो कंसेप्ट्स हैं। तो अगर हम इन्हें फिंगर टिप्स पे इसे हम समराइज़ करें जॉन लॉक के कंसेप्ट को, जॉन लॉक की बायोग्राफी को और जॉन लॉक ने जो कॉन्टेक्स्ट है जिस इरा में वो रहता था, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1632 में जॉन लॉक जो है पैदा होते हैं, 1704 में इनकी डेथ हो जाती है। इंग्लैंड में पैदा होते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, फादर इनके अटर्नी होते हैं और जो है रिपब्लिकनिज्म को जो है वो सपोर्ट करते हैं। और उस वक्त पीसफुल इन्वायरमेंट होता है और उनके दोस्त का नाम एशल कूपर होता है, who was the founder of Whigs party and his famous writing is Earl of Shaftesbury। इसके अलावा हमें नज़र आता है कि जो जॉन लॉक है उनकी दो फेमस बुक्स हैं, उनमें जो है फ्रैगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट है, ट्रीटाइज इन गवर्नमेंट है। इसके जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। फर्स्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में स्टेट वजूद में आती है, सेकंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में गवर्नमेंट वजूद में आती है। स्टेट क्यों वजूद में आती है? क्योंकि जो आप राइट्स हैं वो एज अ होल कम्युनिटी को सरेंडर कर रहे हैं और कम्युनिटी जो है मतलब एक उसके ज़िम्मे है सारा काम। उससे जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो बन गई लेकिन मामलात चल नहीं सके, तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसके नतीजे में गवर्नमेंट वजूद में आती है। तो इसके अलावा हमने बात की कि वो कंडीशंस क्या हैं कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को वो प्रोटेक्ट करेंगे जो भी सोवरन होगा। हमने लास्ट पे बात की कि जॉन लॉक की जो थ्योरी है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। उसके नतीजे में हमें नज़र आता है स्टेट एक वजूद में आती है, गवर्नमेंट वजूद में आती है, सोवरेनिटी का कंसेप्ट हमें नज़र आता है, सोवरन बन के आता है। ये हमने कहा कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से रिवोकेबल है, अगर वो कंडीशनैलिटीज़ को पूरा नहीं करे तो वो रिवोक कर दिए जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा हमने बात की कि ये आर्टिफिशियल बिल्डअप था
स्टेट और गवर्नमेंट का। इसके अलावा हमने कहा कि बायलैटरल जो थे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, और लास्टली हम कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी का जो फाउंडर है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का, उसका नाम जॉन लॉक है। इसी वजह से हम जॉन लॉक को फादर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फादर भी से कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉन लॉक। थैंक यू। वेस्टर्न फिलोसफर्स जो हैं हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने दो फिलोसफर्स को देखा, उसमें जॉन लॉक को और हॉब्स को देखा। तो और जो थर्ड फिलोसफर था ये जो रूसो जो हमारा था वो पेंडिंग था, तो आज हम उसे स्टार्ट करते हैं। इन तीनों जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की डेवलपमेंट में इन तीनों का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन ये है कि थ्योरी इन्होंने एक दी, लेकिन इनके जो आर्गूमेंट्स थे या इनके जो फाउंडेशन स्टोन्स थे वो डिफरेंट थे। तो आज हम देखते हैं कि ये जो रूसो जो थे वो उनका जो कंसेप्ट था, जो उन्होंने कंसेप्ट ऑफ सोशल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो दी थी, तो उसकी जो बुनियाद थी वो क्या थी, वो कहाँ जो है रूसो जो थे वो पैदा कहाँ पे हुए, उनके जो सर्कमस्टांसिस थे जहाँ वो रहे वो किस तरह के थे, और जो है उन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से बताए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये जो रूसो की जो है डेट ऑफ बर्थ से। तो रूसो जो थे वो 1712 में जो है वो पैदा होते हैं जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और 1778 में जो है इनकी डेथ हो जाती है। अब जो है मतलब जो इनके इनिशियल डेज़ होते हैं कोई इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक या बहुत ज़्यादा जो है हैप्पी डेज़ नहीं होते, बिकॉज़ जब वो पैदा होते हैं इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी जो है मतलब कुछ टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें जो है उनकी पैटर्नल जो आंट है, उनकी जो फूफो है, उनकी जो है नरिशमेंट करती हैं, उनकी परवरिश करती हैं। तो जो उनका सलूक होता है वो इतना ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव या कह लें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होता, जिसका जो है उनकी साइकोलॉजी के ऊपर बहुत नेगेटिव सा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जूँ-जूँ बड़े हुए, फिर उसके बाद उनको जो है उनकी पैट्रोनाइज़ेशन या उनकी जो परवरिश का ज़िम्मा जो है, या उनकी जो सब्सिस्टेंस है, या उनको जो जो है प्रोवाइड करने हेल्प प्रोवाइड करने का जो ज़िम्मा है वो एक लैंड लेडी ले लेती है। तो जब लैंड लेडी जो है उनकी ज़िम्मेदारी ले लेती है, तो जो रूसो है उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है, और जो उनको नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनकी वो पॉजिटिव एनर्जीज़ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं, और वो उनकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो इन्हांस हो जाती है। जब वो 37 इयर्स के होते हैं, 37 साल की उम्र में पहुँचते हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्से लिखते हैं जो जो उस वक़्त की जो दुनिया होती है उसमें वो एक तहलका मचा देता है वो एस्से। वो एस्से का जो उन्वान होता है वो होता है वेदर द डेवलपमेंट इन साइंस एंड आर्ट्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी अमंग द पीपल। उसका उन्वान ये होता है कि जो साइंस या आर्ट्स में डेवलपमेंट हुई है, क्या उसने ह्यूमन मोरालिटी की डेवलपमेंट में जो है कंट्रीब्यूट किया है? क्या उसने लोगों की जो मोरालिटी है या उनकी अखलाकियात है, उसको उन्होंने एनहांस किया है साइंस और आर्ट्स की डेवलपमेंट ने। तो जो रूसो हैं उनके अकॉर्डिंग जो है जो मोरालिटी है वो करप्ट हुई है। मोरालिटी जो अखलाकियात हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो पमाल हुई हैं, किसकी वजह से? साइंस और आर्ट्स की डेवलपमेंट की वजह से। अब ये तो उनकी जो है बायोग्राफ़ी थी कि वो जिनेवा के अंदर स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुए 1712 में, पैटर्नल आंट ने जो है इनिशियली उनकी परवरिश की। उसके बाद उन्होंने एक लैंड लेडी ने पैट्रोनाइज़ेशन उनकी की। 37 साल की उम्र में उन्होंने जो एसे लिखा, वेदर द डेवलपमेंट इन साइंस एंड आर्ट्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी अमंग द पीपल। तो जिसने जो है रेवोल्यूशनाइज़्ड कर दिया पूरी दुनिया को। अब हम देखते हैं कि जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं, उस वक़्त सर्कमस्टांसेस क्या थे? किन हालात में जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते हैं? हम उससे उससे जाने से पहले हम बात करते हैं कि जो है जो रूसो हैं, उन्होंने जो है बहुत पहले जैसे बात की नेगेटिव जो है हालात का सामना किया। तो जब वो जिस दौर में रह रहे थे वो लुईस डायनेस्टी थी। लुईस डायनेस्टी जो थी ऑटोक्रेटिक टाइप की थी। ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक में फ़र्क होता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस।
मतलब ये कि जो तो पावरफुल था उसका जो है उसका डंका बजता था, या वो उसके जो था उसकी सेह थी या उसकी बात मानी जाती थी, और हर तरफ ब्रूटैलिटी थी, ऑपरेशन था, तरह-तरह के मज़ालिम हो रहे थे। तो जिसकी वजह से जो रूसो था उनकी जो माइंड में जो ह्यूमन मैप बना वो बहुत ही नेगेटिव बना। उनके नज़दीक जो इंसान की जो पिक्चर बनी वो नेगेटिव बनी। जो हमने पहले बात की कि लॉक इंसान को पॉजिटिव वे में देख रहा था, लेकिन जो रूसो है वो इंसान को एक नेगेटिव वे में देखता है। अब रोसो बात करता है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन्स। मतलब ये है कि इंसान पैदा तो आज़ाद होता है लेकिन दुनिया में हर तरफ चेन्स में है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने माशरे से एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हम मुख्तलिफ़ तरह की चेन्स में जकड़े हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जब बच्चा पैदा होता है इस दुनिया में वो होता आता आज़ाद है, लेकिन मुख्तलिफ़ चेन्स में तब जो है वो जकड़ता उसकी जो है वो इंट्रेंच होता जाता है जैसे-जैसे वो बड़ा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक फैमिली के चेन में मतलब जो है वो बाउंड हो जाता है। फिर उसके जो पीयर्स बनते हैं, फिर कम्युनिटी में, फिर जो है सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज़, रिलिजन, लॉज़ एंड पनिशमेंट्स, तरह-तरह की जो चेन्स हैं उसने उनको उसको जकड़ लेती हैं वो जो चेन्स होती हैं। इसका मतलब ये है कि रूसो कह रहा है कि जो-जो इंसान की डेवलपमेंट होती है, वो बजाय आज़ाद होने के वो चेन्स में चला जाता है। तो वो उनके कहने का मतलब ये है कि इंसान कहता है कि वो आज़ाद है, लेकिन वो आज़ाद नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से हर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने सोसाइटल नॉर्म्स अगर किसी माशरे में एक जो मेल है, अगर वो फीमेल ड्रेस पहन के अगर मार्केट में या कहीं बाहर पब्लिक प्लेस पे चला जाता है, तो पीपल श्योरली लॉफ जो लोग हैं वो उस पे हँसेंगे और उसका मज़ाक बनाएँगे। इवन सम मतलब जो लोग हैं उसको उस पे पनिशमेंट भी उसको कोई दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इंसान का जो जो दावा है कि वो आज़ाद है, लेकिन वो आज़ाद नहीं है बल्कि वो चेन्स के अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि और उसके बाद जो है रूसो बयान करते हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है। अब उसमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी उसके अंदर वो बयान करते हैं कि इंसान की नेचर कैसे है। जैसे कि वो हमने बात की कि जॉन लॉक कहता है कि इंसान जो है उसके अंदर जो वो पॉज़िटिव नेचर है, बहुत इंसान अच्छी जो एक क्रिएचर है मतलब गॉड की। तो लेकिन जो रूसो है वो कहता है कि मैन इज़ अ नोबल सैविज। जो रूसो है वो कहता है इंसान जो है नोबल सैविज है। मतलब जो एक शरीफ जो सैविज कहते हैं जैसे कि ज़ुल्म करने वाला। एक जो नज़र तो इनोसेंट आता है लेकिन एक ज़ुल्म जो है उसके अंदर प्रेज़ेंट है, जो मज़ालिम जो है लोगों पे गिराता है, एक ज़ालिम है, इंसान एक नोबल सैविज है। अब इसका मतलब क्या है? वो कहता है कि जो इंसान होता है वो इनोसेंट होता है, लेकिन उसकी जब उसकी कोई मेंटल जो है बिल्डअप उसका नहीं होता, तो अपनी इंस्टिंक्ट्स को फ़ॉलो करता है। इंस्टिंक्ट्स कहते हैं जिबिल्लत को, कि जो एक बच्चा होता है, बच्चे को सही-गलत का पता नहीं होता। वो क्या करता है पेन एंड प्लेयर में वो जो है या जो जिस चीज़ में उसको प्लेयर नज़र आता है वो हर काम करता है। वो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर कोई मतलब बाउंड्रीज़ को नहीं अपने ऊपर लाता और तरह-तरह की चीज़ें अपनाता है अपनी जो है अपने प्लेयर के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो है अपनी खुराकों को पूरा करने के लिए, सेक्सुअल जो नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए या कोई भी उस तरह की अपनी जो नीड्स और डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए हर तरह के मीन्स इस्तेमाल करता है। अपनी जो है बचाव के लिए वो दूसरों को साइडलाइन कर देता है, उन्हें मार्जिनलाइज़ कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि इंसान मतलब गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो इंस्टिंक्ट्स को फ़ॉलो करता है उस और इंस्टिंक्ट्स उसे गलत और सही में फ़र्क नहीं बताती, इसकी वजह से वो सैविज है। तो वो क्या कहता है कि रूसो कहता है कि इंसान जो है नोबल सैविज है। इसके बाद वो जो है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बयान करते हैं। स्टेट ऑफ नेचर किसे कहते हैं? हमने बात की स्टेट ऑफ नेचर वो टाइम था जब इस दुनिया में पहला इंसान आया। मतलब ये कुछ स्टेट ऑफ नेचर जो है रूसो के नज़दीक बहुत अच्छी थी, कामफुल थी, पीसफुल थी और लोग खुशी आपस में रहते थे। तो फिर होता क्या है, एक सर्पेंट आता है। अकॉर्डिंग टू जो रूसो है वो कहता है एक सर्पेंट आता है, एक साँप आता है उनके जो बकौल उनकी लैंग्वेज में, जो सारों में जो है वो दरारें पैदा कर देता है, उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है और इंसान को नोबल सैविज बना देता है। अब ये सर्पेंट क्या है? सर्पेंट का मतलब जो है रियलिटी में साँप नहीं है, इसका मतलब एक एनालॉजी बिल्ड की गई है। इस द इस जो खित्ता है, जो ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर जब एक पहले इंसान ने कहा कि ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा है और ये ज़मीन का टुकड़ा तुम्हारा है, तब डिवीज़न स्टार्ट होगी। तब वो सर्पेंट जो है वो उसने अपना जो है अपने जो स्किल्स हैं, वो शो करना शुरू कर दिए और माशरे का जो सुकून था, उसे बर्बाद कर दिया।
तो जब पहले इंसान ने कहा कि दिस लैंड इज़ माइन, दिस लैंड इज़ दाइन, कि ये ज़मीन का टुकड़ा मेरा है, ये ज़मीन का टुकड़ा तुम्हारा है, वहाँ पे फिर लड़ाई झगड़े पैदा हुए। वहाँ पे फिर ज़रूरत पैदा हुई कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इनके दरमियान जो मामलात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉर्ट आउट करें। तो उस वक़्त जो है किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कहते हैं कि वो लोग इकट्ठे होते हैं, वो कहते हैं कि हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो हमें सरपंच से बचाए, हमें स्टेट से आज़ादी दे जो उस पे ज़ुल्म कर रही है, हमें उन लोगों से आज़ादी दे जो उनके ऊपर मुज़ालिम कर रहे हैं। मतलब ये कि जब उस वक़्त जब रूसो जो था सर्वाइव कर रहा था, या जब रूसो रह रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे या जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, आज की लैंग्वेज में कह रहे हैं, तो उन्होंने आपस में पैचअप किया हुआ था और वो क्या कर रहे थे, जो गरीब थे, जो पुअर पीपल थे, उन पे जो है उनको सप्रेस कर रहे थे। जो लॉज़ थे वो अपनी मर्ज़ी के बना रहे थे, जो जो उसके लॉ इन्फोर्समेंट थे वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे। मतलब इसके इसके अलावा अगर हम बात करें, जो टैक्सेस होते हैं या जो मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं, वो गरीब से वो ले रहे थे और अपने आप को क्या कर रहे थे, उनको एग्ज़ैम्पशन मिली हुई थी। तो वहाँ पे लोग जो हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो करते हैं, तो वो अपने जो राइट्स हैं वो जनरल विल को सरेंडर करते हैं। अब जनरल विल क्या होती है? जनरल विल का मतलब है कि जो सारी कम्युनिटी जिस एक बात पे राज़ी है ना, उनको वो क्या कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। कि एक कम्युनिटी है, वो कहती है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीपल आर एबल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सर्पेंट। तो वो क्या करते हैं, उस कम्युनिटी को अपने राइट्स को सरेंडर कर देते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो जनरल विल है, क्या वो मेजोरिटी को एक्सरसाइज करती है या माइनॉरिटी एक्सरसाइज करती है? अब इसका जवाब दोनों तरह से हो सकता है, माइनॉरिटी भी हो सकती है, मेजोरिटी भी हो सकती है। लेकिन शर्त क्या होती है कि वो फ्रीडम दे उन्हें, जो है मतलब उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे, उनको प्रोटेक्ट करे। तो मेजॉरिटी में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है एक रॉयल अलायंस वगैरह है, वो अगर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, तो वो जनरल विल को एक्सरसाइज करेगी। अब माइनॉरिटी में कोई जो है ऑटोक्रेट हो सकता है, लेकिन जो है उसने क्या प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। अब जो जनरल विल है वो दो तरह की होती है, एक को एक्चुअल विल कहते हैं, एक को रियल विल कहते हैं। एक्चुअल विल का मतलब वो होता है कि जो सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए जो है, वो अगर किसी को बंदे को उन्होंने राइट्स को सरेंडर किया है और वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है, तो उसको एक्चुअल विल कहते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को पीछे रख के अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रियल विल कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि जनरल विल जो होती है वो दो तरह की होती है, एक को एक्चुअल विल कहते हैं और दूसरे को रियल विल कहते हैं। एक्चुअल विल हमने बात की कि वो होती है जिसमें इंसान अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, जबकि रियल विल में जो होता है, इंसान अपने इंटरेस्ट को एक साइड पे रखता है, जबकि जो कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं, सोसाइटी के इंटरेस्ट हैं, उनके प्रमोशन के लिए काम करता है। अब हम लास्ट में जो उनका सेगमेंट है, ये जो रूसो का, वो ये है कि फीचर्स क्या हैं, उनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसके फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहली बात है कि उनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, उसके बाद स्टेट की क्रिएशन होती है, स्टेट क्रिएट होती है। जब लोग जो हैं अपने जो राइट्स हैं या अपने जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं जो राइट्स हैं वो सरेंडर करते हैं, एक कम्युनिटी को या जनरल विल को सरेंडर करते हैं, उसके नतीजे में एक स्टेट तश्कील पाते हैं, जिसमें जो क्या होती है, एक हायरार्की जो होती है वो डेवलप होती है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से स्टेट की जो है वो तश्कील होती है। दूसरी बात है कि सोवरेनिटी भी इससे वजूद में आती है। सोवरेनिटी कैसे आती है कि जब जनरल विल के ऊपर जो है अकॉर्डिंग टू रूसो कोई ऊपर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जनरल विल क्या होगी, सोवरेन होगी। तो यहाँ से हमें सोवरेनिटी का कंसेप्ट भी मिलता है। थर्ड जो है, ये आर्टिफिशियल स्टेट, जो मतलब जो है रूसो स्टेट क्रिएट कर रहा है, वो एक आर्टिफिशियल है, क्योंकि मैन मेड है। रूसो एक ह्यूमन बीइंग है, मतलब ये नेचुरली स्टेट क्रिएटेड नहीं है, मतलब क्रिएट नहीं हुई, बल्कि आर्टिफिशियली क्रिएट हुई अकॉर्डिंग टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ जे रूसो। इसके अलावा जो है जनरल विल का हमें नया कंसेप्ट मिलता है, और एक जो उनके और फीचर है वो रिवोकेबल है। अगर वो जनरल विल जो है या जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेजोरिटी है या मिनॉरिटी है, वो राइट्स को पूरा नहीं कर रहा है, मतलब जिस बुनियाद पे उन्होंने अपने राइट्स को सरेंडर किया था, अगर वो उन राइट्स को वो पूरा नहीं कर रहा, वो दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, तो इससे क्या होगा कि वो उसको रिबेल कर सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को वो रिवोक भी कर सकते हैं। तो अगर हम जे रूसो को उनकी थ्योरी को समराइज़ करें, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि जो जे रूसो थे वो जिनेवा में पैदा हुए,
और उन्होंने जो है 37 ईयर्स में एक ऐसे लिखा जिसका नाम था वेदर द डेवलपमेंट इन साइंस एंड आर्ट्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी अमंग द पीपल, कि क्या साइंस और आर्ट्स की डेवलपमेंट ने इंसान की जो है मॉरल डेवलपमेंट में भी रोल प्ले किया है कि नहीं किया। इसके अलावा जो अगर हम इसका क्रक्स बताएं तो रूसो के नज़दीक जो स्टेट है वो एक ज़रिया है, स्टेट इज़ मीन्स एंड द फ्रीडम इज़ एंड। जो रूसो का मकसद है वो ये है कि इंसान को फ्रीडम दिलाना। किससे फ्रीडम दिलाना? स्टेट से फ्रीडम दिलाना, दूसरे लोगों से फ्रीडम, उनके क्लचेस से, उनके जो गिरफ्त से, उनसे फ्रीडम दिलाना। इसके अलावा हमने बात की कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी देते वक्त जो है लोइस डिनेस्टी थी, जो सर्कमस्टांसेस थे वो कोई ज़्यादा फेवरेबल नहीं थे, जिसकी वजह से इसका बुरा इम्पैक्ट रूसो की मेंटालिटी पे पड़ता है। और वो जो अपनी थ्योरी को जो हैं वो उसका मेकअप करते हैं या थ्योरी को बनाते हैं, वो इस तरह बनाते हैं कि उसमें वो ह्यूमन नेचर को बताते हैं कि मैन इज़ नोबल सैवेज, और इसके अलावा जो है वो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे एक सर्पेंट आता है, सर्पेंट के आने के बाद जो है मुख्तलिफ तरह की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और अपने जो है मुख्तलिफ किस्म के राइट्स को सरेंडर कर देते हैं एक जनरल विल के सामने, और उनसे उससे कहते हैं कि हमें फ्रीडम दिलाओ, स्टेट से फ्रीडम दिलाओ और उन दूसरे लोगों से फ्रीडम दिलाओ जो उनके ऊपर मज़ालिम कर रहे होते हैं। और इसके अलावा हमने बात की कि जो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, उसके कुछ फीचर्स हैं। अब रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद एक स्टेट का वजूद जो है वो मतलब होता है। इसके अलावा सोवरेनिटी का कंसेप्ट हमें नज़र आता है, और इसके अलावा हमें पता चलता है कि वो आर्टिफिशियल स्टेट की एक जो है वो एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, और इसके अलावा जनरल विल का कंसेप्ट हमें मिलता है। और हमें पता चलता है कि जो रूसो ने कंसेप्ट दिया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है, या जो स्टेट की क्रिएशन है वो रिवोकेबल है। मतलब ये नहीं है कि अगर वो राइट्स भी पूरा नहीं कर रहा और आप उसको उसके सामने अपने आपको सबमिसिव फ़ील करो, बल्कि जब तक वो राइट्स आपके पूरे कर रहा है वो सोवरेन है और आप उसको फ़ॉलो करोगे, अदरवाइज़ आप उसको क्या कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट जे जे रूसो। होप सो यू पीपल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी वेल। थैंक यू।